नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का आयन सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो विभिन्न एग्जामों में आने वाले हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम हो या यूपी पीएससी के माध्यम से होने वाली समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो। सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से कैसे 3 से 4 क्वेश्चन कवर करेंगे वो हम लोग देखते हैं और आज सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? 4 व्यक्तियों के नाम हैं आपके सामने स्क्रीन पर। आपको बताना है कमेंट करके राइट ऑप्शन कौन सा है। हरिविजय सूरी, हेमविजय, यशभद्र, मानसिंह। ये 4 ऑप्शन हैं जिनमें से एक ऑप्शन राइट है। आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है जिसको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। जगत गुरु की उपाधि दी गई थी हरिविजय सूरी को। हरिविजय सूर्य एक जैन आचार्य थे, जैन आचार्य हैं। इनको की हरिविजय सूर्य की उपाधि दी गई अकबर के द्वारा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, के एम मुंशी। 4 ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है भारतीय संविधान को किस व्यक्ति ने पवित्र दस्तावेज कहा था। पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 4 में से किस व्यक्ति ने कहा था? तो ऑप्शन ए सही है इसका, बी आर अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था। जो के एम मुंशी हैं, ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे के एम मुंशी जी। अध्यक्ष तो आप लोगों को पता ही है, बताएं कौन अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और ये के एम मुंशी जी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के, लोकसभा द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताएं ए बी सी डी किस ऑप्शन सही है। किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। एक प्रक्रिया का वर्णन है, आप लोग बताएं किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए? संसद द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया है जिसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है कि कौन सी प्रक्रिया को अपना के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। संसद में ये प्रस्ताव आता है महाभियोग का, उस पर चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय को पद से हटाया हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके सामने स्क्रीन क्वेश्चन पे कौन सा क्वेश्चन है? सूचना के अधिकार के संबंध में। ये एक राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? राइट ऑप्शन है आपका सी, ये एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार मीन्स एक विधि बना के बनाया गया अधिकार है, जो कि विधि बनाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा, तो ये एक विधिक अधिकार है। और सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? सूचना का अधिकार अधिनियम आया है 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और ये लागू हुआ था वर्ष 2006 से, आया है 2000
तो जाना जाता है अधिनियम 2005 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? आपको बताना है किस राज्य में। 4 राज्य आपके सामने स्क्रीन पर हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली। इनमें से किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी, आप लोग बताएं। ऑप्शन कौन सा सही है, ए, बी, सी, डी? क्या राइट ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश राज्य में। कौन सी थी मुख्यमंत्री का नाम था? श्रीमती सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी बनी है 1963 में। 1963 में पहली मुख्यमंत्री बनी किसी भी राज्य की, वो राज्य उत्तर प्रदेश था। महिला मुख्यमंत्री के रूप में बनती है सुचेता कृपलानी जी। हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा किसने की थी? 4 व्यक्ति विदेशी यात्री हैं, जिनमें से आपको बताना है हर्षवर्धन के समय में कौन आया था। वेनसांग, फायान, अल्बरूनी, मेगास्थनीज। 4 व्यक्ति हैं, आपको बताना है कौन हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा व्यक्ति आया है इनमें से जिसने भारत की यात्रा की? वेनसांग ने। वेनसांग आया है हर्षवर्धन के समय। फायान कब आते हैं? फायान आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अल्बरूनी आपको पता है, अभी पिछले चर्चा की थी इसकी। ये गजनबी के साथ भारत आते हैं, गजनबी के साथ भारत आते हैं, विद्वान होते हैं वहां के। और मेगास्थनीज जो आते हैं ये सेल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। इंडिका की रचना की है, भारत के बारे में वर्णन उन्होंने किया है मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव थे, शैव थे, जैन थे, बौद्ध थे? चोल वंश भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, दक्षिण भारत का, जिसमें राजेंद्र चोल और राजेंद्र फर्स्ट जैसे महान शासक हुए, जिन्होंने भारत से बाहर इंडिया की पताका फहराई, श्रीलंका और कंबोडिया तक विजय यात्रा करते हैं। तो ये जैन जो ये चोल शासक थे वो किस धर्म को मानने वाले थे? ये शैव मत के अनुयायी। आपका क्वेश्चन ये सही है कि शैव मत के ये अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगणी निम्न में से किससे संबंधित है? राज तरंगणी जो है उसमें कहाँ का इतिहास के बारे में वर्णन है? किस राज्य के बारे में? विजयनगर राज्य के बारे में, मौर्य काल के मौर्य राज्य के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में और गुप्त काल के बारे में। बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है कश्मीर के इतिहास के बारे में कल्हड़ द्वारा रचित, की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने की थी। कल्हड़ द्वारा रचित है राज्य तरंगणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विजयनगर और मौर्य काल या गुप्त काल नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कभी कभी पूछ देता है कि राज तरंगणी की रचना किसने की, तो ऑप्शन कल्हड़ आ जाएगा सही। या फिर ये पूछ देगा कि राज तरंगणी में कहाँ के इतिहास के बारे में वर्णन है, तो इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। तो किसी भी राज दरबार में लिखी गई, भारतीय शासकों के राज दरबार में कवि द्वारा, राज दरबारी कवि द्वारा लिखी गई ये बहुत ही व्यवस्थित ग्रंथ है। इतिहास का वर्णन तिथिवार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तमिश और इब्राहिम शाह लोधी। 4 ऑप्शन हैं सल्तनत काल के, आपको बताना है बाजार नियंत्रण प्रणाली किस व्यक्ति ने लागू की थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके बताएं। राइट ऑप्शन होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करते हैं। और बाजार नियंत्रण प्रणाली की जरूरत इन्हें क्यों पड़ी? क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने स्थायी सेना रखी। स्थायी सेना
रखी स्थायी सेना और सेना को वेतन शुरू किया। सेना को वेतन की व्यवस्था की। इससे पहले सेना को वेतन नहीं मिलता था। सल्तनत काल में जब वेतन नहीं मिलता था तो इनको क्या मिलता था? खुम्स मिलता था, जो किसी राज्य को जीता गया हो उसका हिस्सा मिलता था उसमें से। अलाउद्दीन खिलजी शुरुआत करते हैं स्थायी सेना की और सेना के वेतन की। सेना के जब वेतन की फिक्स व्यवस्था करते हैं तो इन्हें बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करनी पड़ती है, जिससे कि राजस्व का जो राजकोष पे अतिरिक्त खर्च ना आए उसे नियंत्रित किया जा सके, और ये बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चांदी की, लोहा की, तांबा की, सोना की। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल के बड़े ही विद्वान और बड़े ही चर्चित व्यक्ति रहे, चर्चित शासक रहे हैं, जो कि अपनी योजनाओं के लिए जाने जाते थे। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया है। इसके बाद एक और प्रसिद्ध काम किया है, आप लोग बताएं कौन सा एक काम किया है जिसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है? इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर डाली। इसका राइट ऑप्शन था सांकेतिक मुद्रा जो थी वो तांबे की थी, क्योंकि उस समय चांदी की कमी हो गई थी और चांदी भारत में ज्यादातर आयात होती थी दूसरे देशों से। तो उन्होंने क्या किया कि उसको तांबे की मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा बनाया। बड़ा ही इनका डेवलपमेंट स्टेप कहा जा सकता है, क्योंकि आधुनिक समय में भी जो मुद्रा है वो सांकेतिक मुद्रा ही है, क्योंकि उस पे भारत सरकार और रिजर्व बैंक का अगर ये गवर्नर का अगर सिग्नेचर नहीं होता है तो उसको नोट नहीं माना जा सकता है। मुद्रा जो आपका 100, 50, 500, 2000 जो अभी तक प्रचलित था बंद हो रहा है, नोट जो है उस पर अगर सिग्नेचर ना हो तो उसकी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। बस सरकार उसको प्रत्याभूति करती है, गारंटी देती है, इसलिए उसकी वैल्यू है। वही काम इन्होंने किया था, लेकिन इनका जो काम था वो असफल हुआ था, आप लोगों को पता होगा। दूसरा काम मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा करते हैं? राजधानी परिवर्तन करते हैं। राजधानी परिवर्तन, राजधानी राजधानी परिवर्तन करते हैं। दिल्ली से कहां राजधानी पहुंचा देते हैं? दिल्ली से दौलताबाद ले जाते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? आपको बताना है किस सुल्तान ने जौनपुर की नींव रखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन व इल्तुतमिश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मोहम्मद बिन तुगलक कभी पिछले क्वेश्चन में देख ही रहे थे, सांकेतिक मुद्रा के चलन करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत करते हैं, जो जौनपुर शहर की नींव रखने वाला व्यक्ति है फिरोज, और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज कौन सा शहर था? जौनपुर था। अपने भाई जोना खां के नाम पर जौनपुर शहर की नामकरण करते हैं और शहर की स्थापना करते हैं फिरोज तुगलक। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हस्त कुठार किस स्थान पर प्राप्त किया था? ये हम लोग बात कर रहे हैं पाषाण युग की। पाषाण युग में जो हस्त कुठार था एक प्रमुख अस्त्र था उनका, प्रमुख अस्त्र कह सकते हैं, जो हाथ से पकड़ के चलाया जाने वाला पत्थर का एक औजार था। ये हस्त कुठार कहा जाता था। किस जगह से मिला है? ये मिला है आपका ऑप्शन ए है पलवरम, अतरंजी पक्कम, पदमुदरई और संगनकल्लू। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना राइट ऑप्शन कौन सा है। तो ये राइट ऑप्शन इसका है ए, पल्लवरम से मिलता है, पल्लवरम से प्राप्त होता है। इसके साथ ये ऑप्शन जो अतरंजी पक्कम है, ये पूर्व पाषाण काल का है। पूर्व पाषाण काल का स्थल है। संगनकल्लू नवपाषाणकालीन स्थल है। नवपाषाणकालीन स्थल। आज के क्वेश्चन जो है
सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको पता ही है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक प्रमुख सभ्यता है। इनमें से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में इनमें से स्थित है, आपको बताना है। रोपड़ है ऑप्शन आपके सामने, लोथल है, आलमगीरपुर है, राखीगढ़ी है। बताएं कौन सा ऑप्शन है इसमें राइट? राइट ऑप्शन इसका है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश मेरठ। मेरठ में स्थित है आलमगीरपुर। रोपड़ आपका पंजाब में है और लोथल जो है आपका गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये इनकी स्थिति है स्थलों। लोथल से एक बड़ी फेमस चीज मिलती है आपको। लोथल से क्या प्राप्त हुआ होता है कि एक डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा प्राप्त होता है। ये आज का बंदरगाह समझ सकते हैं। डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा प्राप्त होता है। समय जो समुद्री जहाज होंगे वो रोकने के लिए व्यवस्था की गई होगी। समुद्र के किनारे का स्थल है, किस तरीके से उसको समुद्र से किनारे तक लाया जाए, रोका जाए, उस तरीके का आज का जो बंदरगाह जैसे बनाया जाता है उसी टाइम से उस समय का डॉकयार्ड था। छोटा सा समझ सकते हैं उसको, बंदरगाह जैसा ही स्थल है। तो ये लोथल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? एक ऐसा ये मंडल है जो एक देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए सोम, अग्नि, वरुण और इंद्र। उसमें से बाकी जो मंडल है उसमें कुछ जो श्लोक होते हैं वो कुछ देश इस देवता के लिए, उस देवता के लिए है, लेकिन एक जो मंडल है, नौवां मंडल है, वो एक देवता को समर्पित है। उसका नाम है, आपको बताना है, सोम, अग्नि, वरुण और इंद्र। इनमें से कौन सा है? तो ये सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है नौवां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा? जो जैन धर्म के व्रत हैं 5 व्रत, उनमें से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह, ब्रह्मचर्य, इनमें से कौन सा जोड़ा है, आपको बताना है। महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को जोड़ते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य को जोड़ते हैं नए व्रत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन अभिलेख का नाम बताना है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि अशोक के सभी अभिलेखों में अशोक का नाम स्वयं का नहीं मिलता है, वो अपनी उपाधि का प्रयोग करता है। देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी जो उपाधि थी उसकी का प्रयोग करता है, नाम का नहीं करता है। तो आपको बताना है कालसी है, मस्की है, बैराट है, कौन सा स्थल प्राचीन है जहां से प्राप्त होती उसका अशोक का नाम प्राप्त होता है आपको मस्की से। ये उसके अभिलेख हैं जहां से प्राप्त होते हैं अशोक के नाम। अशोक के नाम का उल्लेख है जिसमें मस्की है, निर्जरा, उदयगोलम, ये प्रमुख स्थल है जहां से प्राप्त होता है अशोक के नाम का उल्लेख। बाकी जगह अशोक का नाम नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? वो प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय राजा का उल्लेख मिलता है। इसी संबोधन से शुरुआत होती है अशोक के अभिलेखों की, नाम नहीं मिलेगा। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? ये सम्राट है, थोड़ा सा स्प्रिंट हुआ है, सगराट हो गया है सम्राट की जगह। चंद्रगुप्त प्रथम है, श्रीगुप्त है, समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है। आपसे पूछा गया पहला कौन सा शासक है यानी कि राजा है जो महाराजा धीराज। महाराजा धीराज मीन्स एक बड़े राजा के लिए संबोधित किया जाता है जो उपाधि धारण करता है, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त
ये बाद के शासक हैं। पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम थे। आज का सेशन कंप्लीट होता है। जो आज के क्वेश्चन सीरीज मैंने कंप्लीट किए आप लोगों के साथ, आप लोगों को कैसे लगे? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी जो नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले सेशन में लेंगे, कल जो हम लोगों का रहेगा, और भी बेहतरीन क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उनके साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे।